हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था करने के लिए। प्लॉट हुआ था ग्राफ। देखो फर्स्ट वाला ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, बताना ये सेम आ रहा है या नहीं, या किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट का देखो, ये फर्स्ट का ग्राफ है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x प्लस 3। चेक करके बताओ ये सेम है क्या, या किसी का कुछ और टाइप से आ रहा है ग्राफ। ऐसा कुछ होगा और जो आपका कर्व होगा चेक करके बताओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले में देखो ये करते हैं, उसके बाद शीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? देखो 1 का ग्राफ ऐसा आ रहा है। सेकेंड y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो ऐसा आ रहा है क्या? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड सबका सेम है। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड में किसी को डाउट? सेकेंड का ग्राफ देखो सेम है सबका। सही है। थर्ड में देखो y इक्वल टू सिग्नम ऑफ, तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम ऑफ x हमारा कैसे डिफाइन होता है? सिग्नम ऑफ x हमारा डिफाइन है 1 0 माइनस 1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, है ना। हमें प्लॉट किसको करना है? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो जहां जहां पे x है उस x को हम क्या रिप्लेस कर देंगे? x के जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो देखो जहां जहां पे x, सब जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे? ये 1 0 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। याद है सबको? जिसने इनइक्वालिटी किया था फाउंडेशन कोर्स में, वेबी कर्व मेथड कहां से पास करेगा? 2,3, है ना। कहां से पास करेगा? 2,3। और ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। यहां तक सबको क्लियर है? तो x लेस देन 3 और x लेस देन 2 के लिए हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहां पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। और थर्ड में क्या मिल जाएगा? x लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। और इसको जब आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो देखो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है? 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। 3 से आगे हमें 1 मिलने वाला है, 2 से पीछे हमें 1 मिलने वाला है। देखो 2 से पीछे हमें 1 मिलने वाला है, 1 से 2 से 3 के बीच में हमें माइनस 1 मिलने वाला है, और इस वाले पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। देखो सबका सेम आ रहा है ग्राफ। थर्ड का ग्राफ ये आ रहा है क्या किसी का, या किसी को कोई डाउट है? मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके बताया कि कैसे हम ग्राफ निकाल रहे हैं और कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में भी जिसको कोई डाउट हो वो लोग क्वेश्चन नंबर लिखते जाना कि प्रैक्टिस शीट में 1 to 10 में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। शाहनूर का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अलावा 8 के अलावा अगर कोई डाउट हो तो। थर्ड का सबका सेम ग्राफ आया है। चलो फोर्थ पे आते हैं।
फोर्थ पे हमारे पास कर्व है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ क्या था, e टू द पावर x, e टू द पावर x, है ना। तो इसको जब डिफाइन करोगे तो क्या होगा, 1 0 -1 e टू द पावर x ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आएगा, x e टू द पावर x इक्वल टू 0 और e टू द पावर x लेस देन 0, है ना। ये कंडीशन आएगा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो e टू द पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, लेस देन 0 नहीं होता है ना। e टू द पावर x का कर्व आपको याद है कि नहीं, इस टाइप से कर्व होता है ना, y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो किसका डाउट था, सौमिक का। सौमिक देखो, e टू द पावर x हमेशा 0 1 से क्यों पास करता है, एक्सिस को ही तो कट कर रहा है ना, एक्सिस वाले y एक्सिस पे कट करेगा तो x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, अगर कोई भी कर्व y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है ना। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमेशा 0,1 से पास नहीं करेगा। सौमिक समझ में आ रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन था कि अगर कहीं भी अगर आपको एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है कि कहां कहां कट हो रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना है, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना है। log x का जो अपना ग्राफ होता है, log x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू log a बेस x। तो x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आपको याद है कि log बेस में कुछ भी हो, अगर log 1 होता है तो 0 होता है ना। तो इसलिए ये हमेशा 0 को 1,0 से ही पास करता है कि नहीं। तो अब देखो, हमें e टू द पावर x का कर्व एक्चुअली में पता है। e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, ये पहला क्या बोल रहा है, e टू द पावर x पॉजिटिव होना चाहिए। तो e टू द पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना। तो e टू द पावर x पॉजिटिव x की किस वैल्यू के लिए है, e टू द पावर x जो पॉजिटिव है वो x की किस वैल्यू के लिए, बताओ कोई। e टू द पावर x जो है वो x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, e टू द पावर x जो पॉजिटिव है वो x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहां पे आप यहां से जब x कैलकुलेट करोगे तो x क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू r। e की पावर x कहीं पे 0 नहीं होती तो ये वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो एक्चुअली में आपका जो फंक्शन लिखा हुआ था वो y एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। कैसे सिंप्लीफाई हुआ समझ में आया। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा होगा, ये सिंपली क्या होगा, y इक्वल टू 1 इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, है ना। इस टाइप के फंक्शन को कैसे प्लॉट करना है, ये जब हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में मैं ग्राफ बताऊंगा आपको कि आप बहुत सारे ग्राफ हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। इतना ग्राफ आपको आ जाना चाहिए कि कोई भी ग्राफ अगर हमें दे तो हम उस ग्राफ को डायरेक्टली प्लॉट कर पाए, है ना। इतना हमें हैबिट क्रिएट करना है, ठीक है। फोर्थ वाले में किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। फोर्थ में देखो सबको समझ में आया कि ये x बिलोंग टू r कैसे हुआ, x बिलोंग टू r कैसे हुआ। और ये दोनों ग्राफ, ये 0 और -1 वाला ग्राफ हमने क्यों नहीं लिया, है ना, क्योंकि यहां से कोई भी x की वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि e टू द पावर x कहीं पे 0 नहीं होता है ना। e टू द पावर x कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, तो x की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, है ना। e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन x की किस वैल्यू के लिए, x बिलोंग टू r के लिए। तो हमारे पास ये जो एक्चुअली में ये इसको डायरेक्टली y इक्वल टू 1 भी लिख सकता था, लेकिन उसने y इक्वल टू 1 नहीं देके इस टाइप का उसने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का ट्राई किया, है कि नहीं। तो कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसे सॉल्व करके हमें निकालना आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, है ना। तो एक्चुअली में वो ग्राफ एक्चुअली ग्राफ ही था, लेकिन उसने y इक्वल टू 1 ग्राफ नहीं बोल के ये उसने बोला, है ना। तो बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को डाउट। यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में, सही है सबका। चलो अब आते हैं प्रैक्टिस शीट पे। तो कैसे सिग्नम ग्राफ चेंज हो रहा है वो समझ में आ रहा है, बस यही चेंज समझना था कि चेंज कैसे होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है।
बाकी और डिटेल में हम लोग इस चीज को आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे जब हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत टाइप के ग्राफ को आपको प्लॉट करने के लिए दिया जाएगा, जो आपको खुद से प्लॉट करके देखना है वो आप ऑलरेडी प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस शीट पे। प्रैक्टिस शीट में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 के अलावा और किसी को कोई डाउट हो तो लिखो। देखते हैं 8 में क्या है। 8 बोल रहा है एक रिलेशन है हमारे पास x² + y² = 64। ठीक है, देखो रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है, देखो शाहनूर, देखो कैसे कुछ करना है। x, y सच दैट x² + y² = 64 और x और y किसको बिलोंग कर रहा है? x, y आपको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, है ना, x, y इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। और तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा r कहां से कहां डिफाइन है? r हमारा z to z डिफाइन है, तभी इसने ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हमें यहां पे x और y का ऐसा पेयर चूज करना है जिसके लिए x² + y² = 64 हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा। और जब हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप के इक्वेशन का आपको कर्व पता होगा कि कर्व कैसा होता है। अभी हम इस टाइप के इक्वेशन का कर्व नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बस डायरेक्टली ये बता रहा हूं। तो यहां पे देखो आप y² = क्या लिख सकते हो? 64 - x² लिख सकते हो, है ना। x और y इंटीजर है, तो आप क्या करो, x और y की वैल्यू पुट करते जाओ और देखो कि कहां कहां पे x की वैल्यू पुट करने पे, इंटीजर पुट करने पे y की वैल्यू इंटीजर मिलनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? +-8 मिलेगी। तो एक पेयर आपका हमारा क्या हो सकता है? 0,8 और 0,-8। तो दो एलिमेंट हमारा ये हो गया। x = 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलेगी, है ना। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, बाकी और किसी पॉइंट पे आपको इंटीजर दिखाई नहीं पड़ेगा। चेक करना आप कि और किसी पॉइंट पे आपको इंटीजर मिलता है कि नहीं। एक और इंटीजर पॉइंट आपको मिलेगा +-8 पे, है ना। तो x की वैल्यू अगर आप +-8 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो 8,0 और -8,0। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना। इसके अलावा और कोई पॉइंट है तो वो आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, है ना। तो 0 से लेके 8 तक में, है ना, हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। हम मैंने 0 और 8 पुट करके तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप यहां पे x की वैल्यू 1, 2, 3 से लेके 7 तक पुट करके देखो कि किसके लिए आपको, किस पॉइंट के लिए आपको इंटीजर, वो y की वैल्यू आपको इंटीजर मिलती है ना। किस पॉइंट के लिए आपको इंटीजर मिलती है वो एक बार आप चेक करके देखो और बताओ। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर हो गया। और किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में बताओ। 1 to 10 में और किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन में डाउट बताओ जल्दी से। बाकी क्लियर सारा? चलो अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन हम लोग अभी उसमें नहीं कर पाएंगे, अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सब चीज हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम लोग आगे उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सिग्नम फंक्शन देखा, है ना, और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन देखे थे। अब हम आते हैं एक और टाइप के फंक्शन को, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। और इसी फंक्शन का नेम अलग अलग टाइप से होता है। कहीं कहीं पे इस टाइप से GIF भी लिखा रहता है सबके इनिशियल्स को लेके, और कहीं कहीं पे इसको स्टेप्स फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट नेम क्यों है, उस नेम को हम लोग चेक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टाइप का है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो देखो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा,
इंटीजर फंक्शन जैसा भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका काम क्या है, इंटीजर देना है ना, इसका काम क्या होगा, इंटीजर देना। और इसका सिंबल हम कैसे यूज करते हैं, इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट से। ये देखो, ये इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट से हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं, है ना। तो यहां पे fx इक्वल टू, अगर किसी भी फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा रहे तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा या GIF होगा। स्टेप फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं, ये हम आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इंटीजर का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, है कि नहीं। सिर्फ आपको अगर इंटीजर कहीं से चूज करना है तो आप इस टाइप के फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना। एक और टाइप का फंक्शन आपने देखा था, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉड क्या करता है, हर एक चीज को पॉजिटिव बना देता है ना। तो अगर किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना है तो आप मॉड यूज कर लो। अगर आपको किसी में से सिर्फ इंटीजर वैल्यू चूज करना है तो हम ये इंटीजर वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन चूज कर लेंगे। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट का मतलब है कि अगर आप इसको कोई भी x की वैल्यू दोगे तो उस x में जो इंटीजर वाला पार्ट होगा, ठीक है, उस x में जो इंटीजर वाला पार्ट होगा, और वो भी कौन सा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू में से इंटीजर निकाल के मुझे वापस कर देगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो कि मैंने इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 3.12 पुट किया, है ना। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 3.12 पुट करता हूं तो बताओ ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा। तो हमें पहले ये समझ में आना चाहिए कि 3.12 में हमारे पास इंटीजर क्या है ना। तो देखो 3.12 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3.12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 0.12, है ना, 3 प्लस 0.12। और इस 3 को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, है ना। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, है ना। और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने पहले किया है क्या, फाउंडेशन कोर्स में, किया हुआ है क्या, है ना। तो कोई भी नंबर जो होता है वो इंटीजर, यहां पे देखो आप उसको इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, है ना। ठीक है, नहीं किया तो यहां पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर को आप इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई भी एक नंबर x दे दे तो हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर x जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ना, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। और यहां पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव में हम आंसर नहीं करते हैं, है ना, नेगेटिव में हम कभी भी इसको आंसर नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी फ्रैक्शनल टर्म पूछता है तो फ्रैक्शनल टर्म ऑलवेज क्या होता है, फ्रैक्शन इज, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। इंटीजर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। और इसी इंटीजर का सिंबल क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी x दिया हुआ है तो इस x को आप क्या लिख सकते हो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल को हम इस कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हमारा कोई भी नंबर है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला जो इंटीजर वाला पार्ट है, यही इंटीजर वाला पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। और यही कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको कोई नंबर दोगे, ये क्या करेगा, उसमें से इंटीजर वैल्यू निकाल के आपको वापस कर देगा। तो यहां से जब आप इसको 3.12 पुट करोगे तो ये आपको कौन सी वैल्यू निकाल के देगा, 3 निकाल देगा। क्लियर है। अब देखो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लिख रहा हूं, मुझे ये निकाल के बताओ कि ये बाहर कौन सी वैल्यू हमें देगा। 2.7897, बताओ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड बताओ,
0.278, बताओ ये कौन सी वैल्यू देगा? फोर्थ, बताओ ये कौन सी वैल्यू देगा? 9.99999। फिफ्थ -2.37। सिक्स्थ -0.73। ठीक है, बताओ सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में 2, सबको क्लियर है? सेकंड में ये कौन सी वैल्यू देगा? 2। थर्ड में ये कौन सी वैल्यू देगा? थर्ड में 0 देगा, क्लियर है? फोर्थ में कौन सी वैल्यू देगा? 9 देगा, समझ में आ रहा है? फिफ्थ में क्या देगा? फिफ्थ में क्या देगा ये? फिफ्थ में -2 नहीं देगा। फिफ्थ में क्या देगा ये? फिफ्थ में -3 देगा। देखो कैसे, -2.37 को हम क्या लिख सकते हैं एडिशन के फॉर्म में? -2 प्लस माइनस टाइम्स 0.73। और आपको याद है कि हम इस वाले टर्म को ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस वाले फॉर्मेट में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट यहां पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना? तो हमें नेगेटिव में आंसर नहीं करना होता, पॉजिटिव में करना होता है। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? -3 प्लस 0.63, है ना? तो यहां से अगर कोई हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछता है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम क्या बताएंगे? 0.63 पटाएंगे। और इसका इंटीजर पार्ट ये क्या दे देगा? -3 दे देगा। क्लियर है सबको? और सिक्स्थ में ये क्या दे देगा? सिक्स्थ में क्या दे देगा? -1। ये इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हर एक वैल्यू में से वो इंटीजर वैल्यू फाइंड करेगा और इंटीजर वाली वैल्यू में से वो आपको इंटीजर वैल्यू निकाल के वापस कर देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है ये आपको समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का क्या काम है समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस एक्स के अंदर में मान लो 0.78987 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा बताओ? इस वाले पार्ट में क्या मिलेगा हमें? ये जो रेड से लिखा हुआ है इसको 7th मान लो। इस वाले पार्ट में बताओ क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। क्लियर सबको? अगर मैं इसका लास्ट 3 डिजिट चेंज करके कुछ भी रैंडम पुट कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? फिर भी 0 मिलेगा। यह समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से अगर मैं इस चारों पार्ट को जोड़ के मैं यहां पे 2 3 8 9 4 कुछ भी पुट कर दूं फिर भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी मैं पुट करूं यहां पे हमेशा इसकी वैल्यू ये क्या देगा? 0 ही देगा। इसका मतलब एक चीज आपको क्लियर हो रहा है, एक चीज आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? तो देखो f(x) इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ये वैल्यू हमें अगर मान लो मैंने x की वैल्यू इसमें अगर बताओ मुझे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पुट करता तो हमें क्या मिलता? 2 ही मिलता। ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑलरेडी इंटीजर है। तो इंटीजर में तो ये कोई चेंज करेगा नहीं क्योंकि उसे ऑलरेडी इंटीजर ही देना है। तो इंटीजर से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम इसे फ्रैक्शन वाले पार्ट से होता है। अगर आप फ्रैक्शनल भी दे देते हो तो उसमें से वो इंटीजर निकाल के हमें देता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करूंगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कौन सी वैल्यू देगा? यहां पे बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर आप सोच लो और वो मैं पुट करके यहां पे वैल्यू करूंगा तो ये हमेशा इसकी वैल्यू कितनी देगा? हमेशा ये वैल्यू कितनी देगा तुम्हें निकाल के बताओ? हमेशा ये कितनी वैल्यू निकाल के देगा आपको? हमेशा कितनी वैल्यू निकाल के देगा? 0 देगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? यहां पे कोई चेंज होगा इसके लिए? कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना? तो अगर आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी है ना? लेकिन यहां पे देखो मैंने 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया क्योंकि अगर आप 1 पे इक्वल टू का साइन लगा लोगे तो 1 पे फिर ये कौन सी वैल्यू दे देगा? 1 दे देगा। तो इसलिए मैंने 1 से छोटी वैल्यू चूज किया है। तो ये कौन सी वैल्यू देगा हमें? 0 देगा। इस वाले का बताओ कितना होगा? 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू देगा? 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू देगा? ये 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू देगा? 2 से 3 के बीच में कितनी वैल्यू देगा?
क्लियर हो रहा है? 1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और सेम यही लॉजिक अगर आप आगे क्रिएट करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 से 3 के बीच में ये 2 देगा, 3 से 4 के बीच में ये क्या देगा? 3 देगा, है ना। देखो बाद वाले पे मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूं, है ना। अगर आप यही चीज पीछे की तरफ मूव करो, अगर आप -1 से 0 के बीच में मूव करोगे तो यहां पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बताओ? x की वैल्यू अगर आप -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हो तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? -1 से 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करते हो तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? -1 से 0 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? जस्ट अभी हमने किया अभी, है ना, -1 मिलेगा। ऐसे ही आप -2 से x की वैल्यू -1 के बीच में पुट करो तो -2 मिलेगा। -3 से -2 के बीच में पुट करो तो आपको -3 मिलेगा। और इसी टाइप से ये आगे आपका मूव करता रहेगा। कहां तक मूव करेगा? जहां तक इंटीजर होता है ना। और ये नीचे वाला पार्ट भी इसी तरीके से मूव करता जाएगा, है कि नहीं। और अब देखो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, ठीक है, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करने का ट्राई कर रहा हूं तो आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि आपका जो फंक्शन है वो अलग अलग इंटरवल में डिफाइन है ना। और ये अपने आप में क्या बन रहा है? एक ब्रांच फंक्शन बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ब्रांच फंक्शन बन रहा है, ठीक ना। ये देखो ये क्या बन रहा है? एक ब्रांच फंक्शन बन रहा है कि नहीं। अब ब्रांच फंक्शन है तो अलग अलग इंटरवल में ये अलग अलग डिफाइन है, तो अलग अलग पार्ट के लिए मैं अलग अलग चीजें डिफाइन कर रहा हूं। देखो y की वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है हमें? y की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इस टाइप से ये हर एक वैल्यू यहां से लेता जाएगा। और नेगेटिव साइड में भी वो इंटीजर वैल्यू सारी काउंट करता जाएगा, है कि नहीं। इस टाइप से सारी वैल्यू वो ले रहा है। x में देखो ये कहां जा रहा है? पहला 0 से 1 के बीच में। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई चीज मार्क करते हो, ये मैंने मार्किंग कर रहा हूं यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 और इसी टाइप से ये बढ़ता जाएगा। मैं बाकी सारी वैल्यू प्लॉट नहीं कर रहा हूं। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आप कुछ चूज करते हो तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यही हमारा क्या है? y है। और y हमारा कितना होना चाहिए? 0। तो देखो y इक्वल टू 0 का लाइन कैसा होगा? इस टाइप से होगा, जो मैंने रेड लाइन प्लॉट किया है। और रेड लाइन में देखो अपर वाले पॉइंट पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए मैं यहां पे सर्कल मार्क यूज कर लूंगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे मैं डॉट यूज कर लूंगा। ये क्लियर हुआ सब? हो गया कि y इक्वल टू 0 कैसे पुट किया। जब x की वैल्यू आपकी 1 से 2 के बीच में होगी, यानी आप इस इंटरवल में अगर कहीं पे लाई करते हो, है ना, इस इंटरवल में अगर आप x चूज करते हो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। और y इक्वल टू 1 का लाइन कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा। और देखो 2 पे मैं फिर से क्या कर रहा हूं? सर्कल मार्क कर रहा हूं, है ना। और इसी टाइप से 2 से 3 के बीच में जाओगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। 3 से 4 के बीच में जाओगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। और देखो ये इसी टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर आप -1 से 0 के बीच में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है। देखो अब बाकी सारा ग्राफ आप ऑलरेडी खुद से प्लॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने सारा प्लॉट किया और आपको ये अब दिख रहा होगा कि ये स्टेयर्स की तरह मूव कर रहा है कि नहीं। देखो पहला स्टेयर्स है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, इस टाइप से ये स्टेयर्स है। इसलिए हम इसको स्टेप्स फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? स्टेप्स फंक्शन भी बोलते हैं। और अगर आपके पास ये ग्राफ है तो मुझे बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या होगा? ये हमारा इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। डोमेन क्या होगा? रेंज क्या होगा? 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, और ऑन टू या इन टू, बताओ क्या होगा ये सारी चीजें। ग्राफ सबको क्लियर है? ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कुछ भी पुट करोगे, उसका काम है वहां से इंटीजर वैल्यू निकाल के आपको वापस करना, ठीक है। तो डोमेन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। डोमेन क्या लिख पाओगे आप? आर लिख पाओगे, वेरी गुड। रेंज बताओ क्या होगा? रेंज क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, है ना। रेंज में देखो सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है ना। तो सिर्फ रेंज में क्या आएगा? जेड वाला पॉइंट आ जाएगा। ऑन टू या इनटू, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1,
1 1 होगा या मेनी 1 होगा? डोमेन रेंज सबको क्लियर है? वेरी गुड। 1 1 और मेनी 1 बताओ क्या होगा? 1 1 और मेनी 1 क्या होगा? मेनी 1 होगा, चेक करो, है ना? सुब्रजीत, 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रीजा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद नहीं है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करते हैं, किसके लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं? 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? मेनी 1 होगा। और ऑन टू होगा या इनटू होगा? इनटू होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, प्रिजा, सुब्रजीत सही करो। हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास ग्राफ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्राफ में तो तुम्हें गलती होनी ही नहीं चाहिए। अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ हो तब हमें टाइम लग सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी हमें ग्राफ प्लॉट करके कोई दे दिया है तब फिर इन सब में डाउट नहीं होना चाहिए। डोमेन रेंज बाकी सब कुछ आप बता सकते हो। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या काम है समझ में आ गया? ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जैसे, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल ब्रैकेट से और कर्ली ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करके बताते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर कोई हमसे पूछेगा कि कैसे ये वर्क करेगा, तो हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ इसकी वैल्यू क्या कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है? बताओ, क्या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी? अगर 1 से ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहां पे काउंट कर लेंगे? 1 से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम कहां काउंट कर लेंगे? इसको हम इंटीजर में काउंट कर लेंगे, है कि नहीं? तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, है ना? तो यहां पे पॉइंट बना के लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, है ना? और इस टाइप से अगर आप देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना? 1 एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्टली 0 हो सकता है ना? और ये चीज भी हमने डिस्कशन किया था कि x इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, है ना? तो देखो, अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। लेकिन हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है ना? तो इसी फंक्शन को आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं? इसी वाले फंक्शन को आप ये भी लिख सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इसी फंक्शन को, फ्रैक्शनल पार्ट को आप ये भी बता सकते हो कि ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ही है ना? यहां से हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहां से कैसे फंक्शन ब्रेक होता है ये हमें पता है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा। हमें यह पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैसे अपना साइन, कैसे अपनी वैल्यू चेंज करता है ना? x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? तो fx की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे? x। ये हम किसको प्लॉट कर रहे हैं? ये हम प्लॉट कर रहे हैं fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x को। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट x को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया क्योंकि हमें इस वाले फंक्शन के बारे में अच्छे से पता है ना? तो मैं उस वाले फंक्शन के साथ इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं। तो देखो, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा और ये वाला पार्ट क्या दे देगा? x दे देगा। अगर x की वैल्यू आपका 1 से 2 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी, है ना? और आपको अब पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा, x माइनस 3,
x माइनस 4, इस टाइप से ये चीजें बढ़ती जाएगी कहां तक, पूरे रियल नंबर में, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर ऊपर की तरफ मूव करोगे तो -1 से 0 के बीच में ये एक फंक्शन क्या दे देगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, -2 से x1 के -1 के बीच में ये क्या दे देगा, x प्लस 2, है ना। और इसी टाइप से ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक। और अगर मैं इस वाले ग्राफ को यहां पे प्लॉट करूं तो देखो मैं यहां पे इस तरफ प्लॉट कर रहा हूं राइट हैंड साइड पे, फिर से मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे मार्किंग करूंगा 0, 1, 2 से लेके, क्योंकि यही मार्किंग हमें वहां पे किया हुआ है, ठीक ना। तो देखो मैं एक्स एक्सिस पे मार्किंग कर रहा हूं, ये 0 हो गया, इस वाले पॉइंट को 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा है, इसके 3 ले रहा है, 4, 5, इस टाइप से, है ना। और इस तरफ भी मैं -1, -2, -3, -4 ले रहा हूं, ठीक है। 0 से 1 के बीच में देखो ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स, है ना। 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का कर्व कैसा होता है, याद है आपको, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो आपको प्लॉट करना आना चाहिए, है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन हमें ये ग्राफ सिर्फ कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए, है ना। ये ग्राफ हमें सिर्फ कहां चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में चाहिए तो 0 से 1 के बीच में कैसा ग्राफ हो जाएगा, देखो, है ना, ये इस तरीके से यहां तक बस जाएगा, है ना। 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम 1 पे फिर से क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, है ना। तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। क्लियर है सबको। अब अगर हम 1 से 2 वाले इंटरवल में आए, इस इंटरवल में आए, तो x की वैल्यू जब 1 से 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x माइनस 1, और y इक्वल टू x माइनस 1 प्लॉट करना आता है आपको, प्लॉट करके देखना, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में हमें कहां से कहां प्लॉट करना है, बस 1 से 2 के बीच में प्लॉट करना है, ठीक ना। तो 1 से 2 के बीच में प्लॉट करोगे तो ये कैसा बनेगा, देखो, सॉरी, ये देखो 1 से 2 के बीच में अगर आप प्लॉट करोगे तो ये कैसा बनेगा, ये फिर से सेम इसी टाइप का लाइन होगा जो कि यहां तक जाएगा, है ना। फिर से 2 पे क्या होगा, सर्कल लग जाएगा, है ना। और आपको पैटर्न अब दिख रहा है, इसी टाइप का पैटर्न वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करता है ना। 0 से 1 के बीच में ये मूव करता जाएगा, है ना। तो ये सारे लाइन का इक्वेशन है, लेकिन सारे लाइन का इक्वेशन हम बस इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही चूज कर रहे हैं, ठीक ना। और नेगेटिव साइड में आओगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ आपको पता है ना, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा प्लॉट करोगे ऐसा होगा, ये देखो, है ना। इसी टाइप से ये कर्व इस तरफ भी मूव करेगा, ये इस तरफ भी मूव करेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना ये आपको समझ में आ रहा है। ग्रेडेड फ्रैक्शनल पार्ट का काम है कि फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल के देना, ठीक ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसका डोमेन बताओ क्या होगा, बताओ डोमेन, रेंज, और ऑलरेडी अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम ये चीज बता सकते हैं, 1, 1 या मेनी 1, ऑन टू या इनटू। बताओ हर एक केस में क्या होगा। सुब्रजीत एक बार फिर से, कौन सा पार्ट, देखो इस वाले पार्ट को, जो फ्रैक्शनल पार्ट था हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें x की वैल्यू ये पता थी, है ना। तो यहां से मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को ये लिखा, ये भी क्या है एक्चुअली में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये। तो हमने x के ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कहां कहां डिफाइन होता है हमें वो पता है, क्योंकि इस वाले x से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, ये तो हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन है। इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये x हो गया। 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू 1 दे देगा तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इसी टाइप से होगा। और ये बस हर एक लाइन का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, ये y इक्वल टू एक्स का पार्ट है। ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का है। ये किसका है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का है। ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का है ना। तो बस मैंने सारे लाइंस को प्लॉट किया है और उस लाइन के सिर्फ इसी इंटरवल के पॉइंट्स को मैंने चूज किया बस,
है ना, क्योंकि इसी इंटरवल में हमें ये वाला कर्व दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग उस वाले पार्ट में आपने देखा होगा जब हम लोग ब्रांच फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो ब्रांच फंक्शन में जितने पार्ट के लिए डिफाइन होता है बस हम उतना पार्ट चूज करते हैं। यहां पे भी सेम वही चीज है ना, तो जितने पार्ट के लिए डिफाइन था वो हमने यहां पे प्लॉट किया है। ठीक है, घर पे आप खुद से एक बार इसको ट्राई करना, फंक्शन आप फिर से लिखो रफ कॉपी में। ठीक है, जितने फंक्शन आपको बताए गए हैं, अगर किसी पार्ट में आपको डाउट हो रहा है तो उस फंक्शन को खुद से लिखो और कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करना होता है, ग्राफ आपको अच्छे तरीके से प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो आर हो जाएगा। रेंज क्या लिखोगे, 0 to 1। ठीक है, 1 1 और मेनी वन, ऑन टू और इनटू। ठीक है, तो जितने भी कर्व आपको बताए गए हैं, पर्टिकुलरली ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट का आपको ग्राफ सही से पता होना चाहिए। अगर किसी में डाउट हो रहा है तो आप उस वाले ग्राफ को फिर से प्लॉट करना, है ना, खुद से प्लॉट करके देखना और खुद से ट्राई करो कि हम डोमेन रेंज वगैरह हम कैसे कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो यहां तक हमारा ग्राफ हमने ये चीज समझ लिया कि ये कैसे कर्व बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ टाइप के फंक्शन पे। ठीक है, कुछ टाइप के फंक्शन जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, है ना। अभी हम लोग कुछ और टाइप के फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो अभी तक जो आपको बताया गया, इस वाले पार्ट में आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना, इस वाले पार्ट में आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी भी तरीके का कोई ग्राफ प्लॉट करके दे दे, है ना, किसी भी तरीके का अगर कोई ग्राफ प्लॉट करके दे दे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई ग्राफ प्लॉट करके दे दे तो आप उसका डोमेन रेंज ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इन सारे पार्ट्स में किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्राफ के और डिफरेंट वैल्यूज की। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन हमने डिफाइन किया, उसमें हमने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कैसे होता है, मॉड देखा, मॉड ग्राफ पे क्या इफेक्ट करता है वो हमने देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, फ्रैक्शनल पार्ट देखा, है ना। तो ऑलमोस्ट आपका एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो सब पार्ट हमारा डिफाइन किया हुआ है वो सब कुछ आप ऑलमोस्ट हमारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो ग्राफ में इतना हमारा बेसिक कर्व होता है कि नहीं, ये सब क्या होता है, हमारा बेसिक कर्व होता है। ये सब हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि इसी सब को मिक्स करके वो क्वेश्चन बनाता है ना। बाकी हमने और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के। इसी ग्राफ में और क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशन हो सकता है वो हम लोग आगे जब और टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था कि अगर आपको हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे होगी, प्रॉब्लम उस वाले पार्ट में होगी क्योंकि हमने तो बस लिमिटेड टाइप के ग्राफ्स पढ़े हैं, है कि नहीं। हमने सिर्फ क्या किया है, लिमिटेड टाइप के ग्राफ पढ़े हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को डिफाइन किया, उसको प्लॉट किया। तो ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा कि आपको हमेशा फंक्शन का ग्राफ पता ही हो, है कि नहीं। तो अब हम ऐसे टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे जहां पे सिर्फ आपको एक्सप्रेशन दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बेसिस पे हम फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि उसको चेक करने का तरीका अलग होता है। मैंने सिर्फ आपको ग्राफ में फंक्शन है या नहीं वो चेक करने का तरीका बताया है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको जो कुछ भी दिया जाएगा वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन ही होगा। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि इस वाले का डोमेन निकालो, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है, फंक्शन ही है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप जब डिफरेंट टाइप्स के कर्व पढ़ोगे तो आपको एक्सप्रेशंस वगैरह समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली अभी हम डोमेन पे फोकस करेंगे, है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब लग रहा होगा कि डोमेन तो हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं कि कैसे निकालना होता है, लेकिन अब हम डोमेन उस केस में पढ़ रहे हैं व्हेन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज
नॉट गिवन, जब हमें ग्राफ नहीं दिया होगा तब हम कैसे फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करेंगे, हमें यह समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आपको सिर्फ फंक्शन दे दिया जाएगा, हो सकता है उस फंक्शन का ग्राफ आपने पढ़ा हो तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके डोमेन रेंज सब कुछ कैलकुलेट कर पाओ, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो हमें नहीं पता होगा इसका ग्राफ कैसा होता है, लेकिन एटलीस्ट हम उस टाइप के फंक्शन का भी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना सीख पाए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं अभी डोमेन वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूं कि डोमेन कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल फंक्शन का, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपको पता है, ये चीज मैंने वहां पे भी आपको लिखवाया था। पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होता है, an(x⁴n). ऑलरेडी जब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने ये चीज डिटेल में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे चेक करना होता है ना। और हमने कुछ कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ वगैरह भी देखे थे, है ना। तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है, और जो पावर होती है वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, है ना। और उस वाले पार्ट में, है ना, उस वाले पार्ट में मैंने एक चीज आपको लिखवाया था। इस पॉलिनोमियल में हमने पर्टिकुलर केस इसका था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप के फंक्शन को हमने प्लॉट करके भी देखा है कि नहीं। और उन सब में हमने एक कंक्लूजन ये निकाला था कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर। तो अगर आपको दिख जाए कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट उसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। किसी भी केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो उसका बाय डिफॉल्ट डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो डोमेन हमारा जो फंक्शन होता है वो कहां से कहां डिफाइन होता है, आर टू आर में डिफाइन होता है, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये जो पहला वाला पार्ट होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा डोमेन बन जाएगा। क्लियर है। अगर यहां पे ए होता, अगर हमारा फंक्शन ए से आर के बीच में डिफाइन होगा तो हम डोमेन क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे। क्लियर है ना। तो पॉलिनोमियल के केस में अगर आपका फंक्शन एफ टू आर है, आर टू आर है या ए टू आर है, ठीक है। अगर हमें यह पता है कि एफ क्या है, पॉलिनोमियल है, एफ के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि यह पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यही वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और यही वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो जहां से जहां तक डिफाइन हो, अगर उसने डिफाइन करके दे दिया है तो कोई बात नहीं, डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट तो आर हो जाएगा, है ना। तो ये मैं बाय डिफॉल्ट वाला कंडीशन लिख के चल रहा हूं। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, बताओ सबका डोमेन क्या होगा। f(x) = x⁴ प्लस 5x² प्लस 1000, ठीक है। बताओ फर्स्ट का डोमेन क्या होगा, 2x² प्लस 5x³ डोमेन क्या होगा, f(x) = x प्लस 1/x प्लस 3 डोमेन क्या होगा, बताओ जल्दी से। f(x) = 2 प्लस x/x प्लस 5 डोमेन बताओ क्या होगा, f(x) = √x प्लस x⁻10 प्लस 5। बताओ सब में डोमेन क्या होगा। पहले वाले का डोमेन क्या होगा, आर। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले का डोमेन आर है। सेकंड वाले का डोमेन क्या होगा, सेकंड का भी डोमेन आर होगा, है कि नहीं, सेकंड का भी डोमेन आर होगा। क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक। फर्स्ट का डोमेन आर, सेकंड का डोमेन आर, थर्ड का डोमेन भी क्या होगा, आर होगा। क्लियर है सबको, थर्ड का डोमेन भी क्या होगा, आर होगा। किसी को डाउट, थर्ड के डोमेन में किसी को डाउट, थर्ड के डोमेन में किसी को डाउट, जल्दी बोलो, थर्ड के डोमेन में किसी को डाउट।
थर्ड के डोमेन में किसी को डाउट? थर्ड का डोमेन क्या आर होगा? थर्ड का डोमेन आर नहीं होगा। समझ में आ रहा सबको? थर्ड के डोमेन को हम आर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है कि नहीं? आपको जस्ट अभी बताया कि पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट का होता है, एन जो है वो होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, है ना? तो थर्ड का डोमेन हम आर नहीं लिखेंगे, है ना? तो थर्ड का डोमेन हमारा आर नहीं है। क्या होगा वो हम आगे डिफाइन करेंगे, बस हम अभी पॉलिनोमियल वाले पार्ट को देख रहे हैं। हाँ सुब्रजीत सही है, पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए हम इसका आर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन क्या होगा वो हम आगे के केस में डिस्कस करेंगे। वैसे ही इसका भी डोमेन हम आर बोल सकते हैं क्या? फोर्थ और फिफ्थ का डोमेन क्या हम आर बोल सकते हैं? फोर्थ और फिफ्थ का डोमेन भी हम आर नहीं बोल पाएंगे, है ना? क्योंकि ये भी डोमेन, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम आप इसमें आर कभी नहीं बोल पाओगे कि इसका डोमेन आर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो किसमें हमें आर बोलना है ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे तो बाय डिफॉल्ट आप उसका डोमेन आर बोल दो, अगर हमें फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है कहां से कहां तक लिखना है। ठीक है, इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अगर सेकेंड टाइप का फंक्शन हमें रैशनल फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, रैशनल फंक्शन दिया हुआ हो, रैशनल फंक्शन किस टाइप का होता है? याद होगा आपको, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्मेट का, है ना? और पी एक्स और क्यू एक्स क्या होना चाहिए? पी एक्स एंड क्यू एक्स शुड बी पॉलिनोमियल, है ना? क्या होना चाहिए? शुड बी पॉलिनोमियल। और क्यू एक्स क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और सेट्स पढ़ रहे थे, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर किस टाइप से होता है? पी बाई क्यू फॉर्मेट का होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ऊपर वाला टर्म क्या है? पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर वाला टर्म भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डोमेन आर होता है और इसका भी डोमेन आर होता है। तो बाय डिफॉल्ट डोमेन आर होना चाहिए, लेकिन हमें ये वाला कंडीशन भी ध्यान रखना होगा, है कि नहीं? तो जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आए तो रैशनल फंक्शन का डोमेन आप क्या लिखोगे? रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन में आप वो सारा एक्स कैलकुलेट करोगे जो आर तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल का डोमेन तो आर होता ही है, लेकिन आर में से हमें वो वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा जहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? तो यहां पे हम डोमेन में क्या लिख पाएंगे? आर माइनस एक्स सच दैट जी एक्स क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? तो जब आप इस टाइप के रैशनल फंक्शन का डोमेन लिखोगे तो रैशनल फंक्शन का डोमेन आप क्या बताओगे? रैशनल फंक्शन का डोमेन भी आर ही होगा, लेकिन आर में से हमें उस सारे पॉइंट्स को माइनस करना होगा जिन सारे पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर की चीज जीरो हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, आप समझने का ट्राई करो। जैसे अगर कोई मुझसे ये पूछता कि इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर किसी ने फंक्शन ये डिफाइन किया x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन तो आर होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल है इसका डोमेन भी आर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि p बाई क्यू फॉर्मेट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना? तो p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमें उस पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रही है कि नहीं? और डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा? तो x माइनस वन को हम क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी r में से हमें क्या करना पड़ेगा? 1 वाले पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, है ना? तो जब भी आपको डोमेन दिया जाए कैलकुलेट करने के लिए, अगर वो रैशनल फॉर्मेट में है ना, रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन का तो डोमेन आर होगा ही, लेकिन आर में से वो वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो हो रहा है। ठीक ना? जैसे कुछ और मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ क्या होगा। अगर हमने फंक्शन को ये डिफाइन किया हुआ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, सेकेंड का बताओ, सेकेंड का बताओ क्या होगा।
सेकेंड का बताओ, थर्ड का बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर हो रहा है सबको कि फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना? ये वाला फंक्शन हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो मैं सबका आंसर लिख रहा हूं, अब बताना कि किसका आंसर सही आ रहा है। इसका हो जाएगा r माइनस 0 कॉमा माइनस 2। थर्ड में, थर्ड का आंसर क्या है सबका? थर्ड का r, वेरी गुड। फोर्थ का बताओ, r माइनस 2 कॉमा 3। सबका क्लियर है? फोर्थ का क्या लिखोगे? r माइनस 0। चेक करके बताओ, इसका भी क्या होगा? r माइनस 0। किसी पार्ट में किसी को डाउट हो रहा हो बताना, किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट हो रहा हो बताना मुझे। ये देखो मैंने सबका आंसर लिखा है, सबका आंसर लिखा है, ठीक है, लिखते जाओ। सबका आंसर लिखा, बताओ किस पार्ट में डाउट है। ठीक है, अब आप लोग टाइप मत करो, बस मुझे बताते जाओ, आप खुद से सॉल्व किए हो, चेक करके बताओ कि ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो 8 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बताओ किसी पार्ट में आपको कोई डाउट हो कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है और कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन कहीं भी हो, आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है? r तो होगा ही, क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की चीज कहां पे जीरो हो रही है? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये वाला पार्ट तो कहीं जीरो नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी? 0 आएगी। तो टोटल में से क्या माइनस करना पड़ेगा? r माइनस, वो 0 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? 6, 7, 8 किसी पार्ट में किसी को डाउट? किसी पार्ट में किसी को डाउट? समझ में आ रहा है सबको? 8 तक में किसी को डाउट? इस वाले पार्ट में 7th में देखो, 7th में r होगा, यह समझ में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज कहीं पे भी जीरो नहीं होगी, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होता है, क्योंकि आपने ग्राफ के टर्म्स में पैराबोला का इक्वेशन पढ़ा था, है ना? ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है। d की वैल्यू चेक करोगे तो d कितना आता है? लेस देन 0 आता है ना? तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। कोई भी टर्म माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? तो ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक और पार्ट लिखते हैं हम, है ना? रैशनल टाइप। देखो यहां पर मैं रैशनल फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, रैशनल टाइप फंक्शन। ठीक है, यहां पे देखो मैं रैशनल टाइप फंक्शन लिख रहा हूं, और रैशनल टाइप का मतलब क्या हो गया कि p बाई क्यू फॉर्मेट टाइप का कोई एक फंक्शन हो। ठीक है, यहां पे मैं p और q को पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा हूं,
ठीक है, यहां पे देखो मैं P और Q को पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा हूं। P एंड Q, Px एंड Qx आर फंक्शन, है ना, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो P और Q कोई भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। पिछले वाले पार्ट में मैंने उसको रैशनल फंक्शन लिखा था। रैशनल फंक्शन जब होगा तो ऊपर में भी क्या होगा, ऊपर में भी आपका पॉलिनोमियल होगा, नीचे में भी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहां पे मैं रैशनल टाइप फंक्शन बोल रहा हूं, मतलब P बाई Q फॉर्मेट का हो, है ना, फंक्शन विच इज ऑफ, साइड में लिख लो, विच इज ऑफ P बाई Q फॉर्मेट, है ना, P बाई Q फॉर्मेट। तो अगर P बाई Q फॉर्मेट में कोई एक फंक्शन हो सकता है वो पॉलिनोमियल नहीं हो, तो इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे? तो इसका डोमेन क्या होगा, है ना, इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे? इसका डोमेन जब लिखना होगा तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर Qx क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको डोमेन क्रिएट करना हो, है ना, जब आपको डोमेन क्रिएट करना हो तो R में से आप यही वाला पार्ट माइनस कर दोगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उसको पॉलिनोमियल में नहीं ले रहा था। जैसे अगर कोई मुझे ये फंक्शन देता, ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो, अगर कोई मुझे ये फंक्शन देता और पूछता कि इसका डोमेन बताओ क्या है, तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए मैं इसको उस वाले पार्ट में नहीं लिख रहा था, है ना, लेकिन ये पॉलिनोमियल टाइप का है ना। तो अगर कोई इसका डोमेन पूछेगा तो क्या होगा? इसका डोमेन पूछेगा तो क्या लिखोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का डोमेन बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का डोमेन बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का डोमेन बताओ क्या होगा? है ना, r-1, क्योंकि मॉड का डोमेन क्या होता है? r होता है, तो r-1 करेंगे। इसमें भी डोमेन क्या हो जाएगा? r- क्या लिखेंगे? 1,2। ठीक है, इसी में अगर कोई आपसे ये दे देता fx इक्वल टू 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो क्या बताते हैं? थर्ड का बताओ, थर्ड का क्या होगा? ठीक है, इस टाइप का फंक्शन अभी हम लोग और पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। इसका बताओ क्या होगा? थर्ड का, थर्ड का कोई बताओ मुझे। थर्ड का कोई बताओ मुझे क्या होगा? डोमेन इज जेड। डोमेन जेड कैसे होगा? अभी जस्ट बताया, डोमेन जेड कब होगा? सुब्रजीत, डोमेन जेड क्यों होगा? आराम से सोचो पहले। हमें अभी क्या बोला कि डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां पे जीरो होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू किस इंटरवल में जीरो होती है? याद है, जस्ट अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसलिए बोला था कि ग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान से प्लॉट करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहां पे जीरो होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहां पे जीरो होती है? 0 से 1 के बीच में। याद है, जस्ट अभी हमने प्लॉट किया था। तो यानी आपको x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी और पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो आपका बस इसी इंटरवल में होगा। तो रेंज डोमेन हम क्या लिख पाएंगे? r-0 to 1। क्लियर है? अभी हम सिर्फ डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। सुब्रजीत समझ में आ गया? सुब्रजीत सही है, क्लियर है? तो इसलिए मैंने इसको रैशनल फंक्शन में नहीं डाला, क्योंकि वो रैशनल नहीं होता इसलिए। ठीक है, तो ये एक रैशनल टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ध्यान दो कि वो वाला पार्ट कहीं पे जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, y इक्वल टू a टू द पावर x। इसका डोमेन क्या होता है? ऑलवेज a टू द पावर x का डोमेन क्या होता है? और e टू द पावर x का डोमेन क्या होता है?
इसका डोमेन ऑलवेज क्या होता है, आर। तो अगर आपके पास कहीं पे भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए तो उसका डोमेन आप कितना बताओगे, आर बताओगे। ठीक है, यहां पे एक चीज हमें ये भी नोट करना है ना, e टू द पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, e टू द पावर x क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोनेंशियल का कोई फंक्शन हो आप डायरेक्टली डोमेन आर बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हमारे पास y डिफाइन किया हुआ है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या बताओगे, डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या होगा ये डोमेन, क्या बताओगे, है ना। तो हमें x की वो वैल्यू खोजनी है जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, है ना। तो देखो इस टाइप के फंक्शन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब का डोमेन क्या होगा, आर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका डोमेन क्या है, सबका डोमेन आर है। क्लियर है, किसी को डाउट, फोर्थ वाले पार्ट में किसी को डाउट, फोर्थ वाले पार्ट में किसी को डाउट, फोर्थ वाले पार्ट में किसी को डाउट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं लॉगरिदमिक फंक्शन पे। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन भी हमने डिफाइन किया था और इसका ग्राफ भी हमने प्लॉट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन होगा, तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हमेशा लॉग वाले फंक्शन का डोमेन कहां पे लाई करता है, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन कंडीशन को कंबाइन करके हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, और कंबाइन करने का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। अगर यहां पे भी कोई x का फंक्शन है तब हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई ये फंक्शन दे देता है, कोई पूछता है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस में 2 है, इसका डोमेन क्या होगा बताओ, y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 क्या होगा, इसका डोमेन बताओ क्या होगा, इसका डोमेन बताओ क्या होगा, इसका डोमेन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जनरली आपको नंबर के पोजीशन पे ही वेरिएबल दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, तीन क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से। फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा। फर्स्ट का डोमेन क्या लिखेंगे, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू यहीं पे है, तो x माइनस 1 क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 1, है ना। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, है ना। तो इसको आप क्या लिख पाओगे, डोमेन लिख पाओगे। क्लियर है। सेकेंड वाले में अगर कोई बोलता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, सुब्रजीत 2 टू इन्फिनिटी क्यों होगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर देन 1 लिखेंगे या 2 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, 1 टू इन्फिनिटी होगा, चेक करो। और 1 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यहां पे हम इसको 0 भी नहीं करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसी को डाउट यहां तक, y इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है सबको, क्या यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वेवी कर्व मेथड। जिसने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, वेवी कर्व मेथड में, वेवी फाउंडेशन कोर्स में ये चीजें मैंने वहां पे बताई है कि किस किस कंडीशन में हम वेवी कर्व यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लोग वहां जाके फिर से देखो, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये सब चीजें आपको वहां पे बताई गई थी ताकि आप वहां पे अच्छे से सीख जाओ और यहां पे आप डायरेक्टली उसको यूज कर पाओ, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सबको क्लियर है, सेकेंड वाला सबको क्लियर है, सेकेंड वाला सबको क्लियर है, सेकेंड वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट। ठीक है, थर्ड में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। याद है वेवी कर्व, मैं प्लॉट कर रहा हूं, देख लो, जिसको याद नहीं है रिवाइज करना। इस टाइप से हमने प्लॉट किया था। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर कहां से लाई करेगा, -3 to 3 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो थर्ड वाले का डोमेन हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाले का डोमेन हमारा ये हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले का डोमेन ये हो गया, फर्स्ट वाले का डोमेन ये हो गया। क्लियर है, किसी को डाउट बताओ। 1 2 3 में लॉग में, है ना, लॉग मेरा कहां पे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये सब कुछ हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में मैंने लॉग को डिफाइन किया, और जहां पे आपका लॉग डिफाइन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है ना। तो डोमेन कैसे निकालना है, क्लियर है सबको, लॉग वाला फंक्शन सबको समझ में आ रहा है। लॉग वाले पार्ट में किसी को डाउट कि कैसे लॉग वाले फंक्शन से हम डोमेन निकाल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और आपको याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर्व कैसा होता है, इस टाइप से होता है। ये ऑलरेडी वाई एक्सिस के क्या है, ऊपर है, तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक ना, ये स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग टू आर। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपका लॉग हमेशा डिफाइन है। तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, इसका डोमेन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे सारे फंक्शन का हमने ग्राफ, ऑलरेडी आपको कुछ कुछ फंक्शन का ग्राफ पता है, लेकिन हम यहां पे क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम डोमेन रेंज वगैरह कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और ये सीखना इंपॉर्टेंट भी है, हर एक डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन में कैसे हम डोमेन निकालते हैं। बस मैं वो आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का फंक्शन आपके पास अगर आता है तो आप उसका डोमेन कैलकुलेट कर सको, है ना। और मैक्सिमम टाइम पे आपके पास फंक्शन इसी टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और बताना कि इन सब का डोमेन कैसे निकालना है। ठीक है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। ठीक है, इन सारे फंक्शन का डोमेन निकाल के बताना मुझे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सेकेंड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। थर्ड एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर में ये ले लो, एक्स माइनस 1 है ना, और ऊपर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2x, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये ई की पावर में है। सिक्स्थ में एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे। और अभी होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस ज्यादा है नहीं, है ना, क्वेश्चंस अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मैक्सिमम चीजें पढ़ पाएंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो अप टू 10 तक आपका असाइनमेंट कंप्लीट है। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए उसमें कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, है ना, बाकी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। फिर कुछ डाउट आता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।